हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 9th के MCQ। देखिए, आज इसी क्रम में आज आपका यहां पर चैप्टर नंबर 2 है। यहां पर हम संविधान निर्माण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आज का चैप्टर आपके लिए कई मायनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस चैप्टर को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। आज का पहला प्रश्न है आपका, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ चले लंबे संघर्ष के उपरांत हुए लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोपीय कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया। सेकंड, दक्षिण अफ्रीका में बहुत से गोरे वहां के स्थानीय निवासी बन गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। थर्ड है आपका, नेल्सन मंडेला को 1954 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। चौथा है, नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक यहाँ की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया था। पांचवा, 26 अप्रैल 1995 की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। देखिए, बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका को भी ठीक उसी प्रकार से गुलाम बनाया गया था जैसे हमारे भारत के लोगों को गुलाम बनाया गया था। यानी हमारे यहाँ भी अंग्रेज जो थे वो क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। यूरोपीय कंपनियां जो आई थी वो व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, हमारी जो स्थानीय प्रशासन है उसको अपने हाथ में ले लिया और ऐसे करके उन्होंने हमारे ऊपर शासन जमा लिया। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, यानी शुरुआत में व्यापार करने आए हैं, वहां के स्थानीय शासन पर कब्जा जमा लिया है, फिर हथियारों के दम पर जोर जबरदस्ती से इन्हें गुलाम बना लिया है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड कथन जो आपका कह रहा है कि ये लोग यहाँ के निवासी बन गए। देखिए, अगर हम भारत की स्थिति देखें और अफ्रीका की स्थिति देखें, साउथ अफ्रीका की स्थिति देखें, तो थोड़ा सा हमें यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा। अंग्रेज हमारे यहाँ भारत में कभी भारत के निवासी नहीं बन पाए, जबकि ये लोग यहाँ के निवासी बन गए। उसके कुछ रीजन भी थे, उसके कुछ सामरिक रीजन ये थे क्योंकि उस समय जो व्यापार का केंद्र था, आपको पता होगा साउथ अफ्रीका के बारे में। अगर साउथ अफ्रीका का मैप अगर आपने नहीं देखा है तो मैप आप एक बार देख लें। साउथ अफ्रीका से होकर जो थे यूरोप के जहाज आया करते थे, यानी जो केप ऑफ गुड होप के नाम से आपको पता होगा, इसका दक्षिणी किनारा जो बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, तो उस वजह से सामरिक दृष्टि से उस समय साउथ अफ्रीका का बहुत ज्यादा महत्व था। तो इस वजह से तमाम जो वहां के यूरोपीय निवासी थे, खास करके ब्रिटिशर्स, वो यहाँ के स्थानीय निवासी बन गए। तो यहाँ पर हमें ये अंतर देखने को मिलेगा कि दक्षिण अफ्रीका में तो अंग्रेज स्थानीय निवासी बन गए थे वहां के, लेकिन भारत में स्थानीय निवासी नहीं बने हैं। तो सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। थर्ड है आपको, नेल्सन मंडेला जो हैं, इन्होंने रंगभेद के खिलाफ एक लंबी मुहिम चलाई है। आप सभी को पता होगा, जैसा कि आपने अमेरिका के संदर्भ में पढ़ा था, यहाँ की जो जनसंख्या थी वो मोस्टली जनसंख्या यहाँ की मूल निवासी थे वो काली चमड़ी वाले थे, यानी काले रंग वाले थे, यानी कि अश्वेत लोग थे, जबकि जो ब्रिटिशर्स थे वो गोरे रंग वाले थे। तो ये गोरे रंग वाले और गोरे काले वाला जो भेद था वो आपको पता ही होगा कि गोरे लोगों के अस्पताल अलग होते थे, स्कूल अलग होते थे, उनके ट्रांसपोर्टेशन के साधन अलग होते थे, यानी हर चीज़ उनकी सेपरेट थी। गोरों की बस्तियां अलग थी, अश्वेतों की बस्तियां अलग थी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा, रंग भेद के चलते गोरों को तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन जो काले लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, वो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते थे। और कई सारी जो चीज़ें हैं उन पर भी यहाँ पर गोरों का कब्जा था। खास करके यहाँ पर जितने भी भू संसाधन थे उन सभी पर यहाँ के गोरों ने कब्जा कर रखा था। तो नेल्सन मंडेला, जैसे महात्मा गांधी हमारे यहाँ के राष्ट्रपिता बोले जाते हैं, तो वैसे ही नेल्सन मंडेला जो हैं वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। तो इन्होंने इनके विरोध में काफ़ी लंबी एक लड़ाई चलाई है और लंबी लड़ाई चलाने के बाद ये रिजल्ट निकल कर आया है कि अंग्रेजों ने इन्हें जो है कारागार में बंद कर दिया है। ये 1954 में बंद नहीं बल्कि 1964 में इन्हें जो है बंदी बना लिया है। तो इन्हें जो है 1964 में जो है जेल में डाल दिया है। तो यहाँ पर थर्ड कथन गलत हो जाएगा, थर्ड में लिखा है 1954 नहीं 1964 में। नेल्सन मंडेला जो है यहाँ पर लगभग 28 सालों तक जेल में रहे हैं और जो कि यहाँ की सबसे ज़्यादा भयावह जेल बोली जाती थी। आपको पता होगा कि हमारे भारत में भी जो काला पानी की सज़ा आपने सुनी होगी, अंडमान निकोबार की जेलों में कैदी डाल दिए जाते थे। वो रीजन ये था कि कैदी वहाँ से भागकर नहीं आ सकते थे। तो ऐसी ही यहाँ पर एक द्वीप पर जेल थी, रोबन द्वीप पर एक जेल थी, तो उसमें इन्हें रखा गया था 28 वर्षों तक। तो यहाँ चौथा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पांचवा कथन है, 26 अप्रैल 1995 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी 26 अप्रैल 1994 को मिली है, 1994 को मिली है, ना कि 1995 को। तो यहाँ पर 26 अप्रैल 1994 को
यहाँ पर दुनिया में आपके सामने दक्षिण अफ्रीका नाम का एक नया लोकतांत्रिक देश उभर कर सामने आया है। तो यहाँ 5वां कथन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ 95 लिखा है जबकि 94 में आज़ादी मिली है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। तो आंसर है आपका सी, केवल 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 है आज आपका, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों की बुनियादी नियमों की जरूरत होती है, यानी सभी देशों को बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। अगला कथन है यहाँ पर, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हैं। थर्ड है आपका, संविधान सरकार के गठन का तरीका, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है तथा नागरिक अधिकारों के बारे में बताता है। चौथा है, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी नहीं है। देखिए, बात करें, आप सभी को पता होगा, दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी को चलाने के लिए हमें एक जो है नियमों की, कानूनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर वो नियम और कानून जिस किताब में संबद्ध किए जाते हैं, जिस किताब में उन्हें लिखा जाता है, उसे हम संविधान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हैं। देखिए, आप लोग जानते होंगे शासन की जो विधाएं हैं उनमें लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक हैं। यहाँ पर चाहे राजतांत्रिक देश हो या लोकतांत्रिक देश हो, हर देश अपने देश में रहने वाले नागरिकों के लिए कुछ नियमों की सूची तैयार करवाता है। तो यहाँ पर ये कहना गलत हो जाएगा कि केवल संविधान जिनके पास है वो लोकतांत्रिक होंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिनके पास लोकतंत्र नहीं है, जिनके यहाँ राजशाही है और वहाँ का खुद का संविधान भी है उनका। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी कि संविधान जो चाहे आपके राजशाहियाँ हों या लोकतंत्र वाले देश हों, सभी जगह पाया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। बात करें संविधान की, संविधान जो है आपके सरकार के गठन का तरीका बताता है, सरकार के अधिकारों की सीमा बताता है कि सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। साथ ही साथ जो नागरिक अधिकार हैं उनके बारे में भी यहाँ पर एक विस्तार से जानकारी इसमें दे रखी होती है। तो थर्ड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। चौथा है, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी नहीं है। देखिए, आप लोग ये बात तो जानते होंगे, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, यानी लोगों का शासन। और लोकतंत्र में हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर नागरिकों का जो है विश्वास बना रहना चाहिए। तो हम जो लोकतंत्र में लोकतंत्र के बुनियादी तत्व हैं, बुनियादी जो मूल तत्व हैं, वो लोगों को प्रदान करने के लिए, बुनियादी चीज़ें प्रदान करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें सूचीबद्ध करते हैं, इन्हें किताब में रखते हैं। अगर मान लीजिए लोकतंत्र में हम इस तरह का तरीका नहीं अपनाते हैं, यानी उन्हें संविधान में उन चीज़ों को नहीं रखते हैं, तो लोगों का विश्वास नहीं रहेगा संविधान पर। तो ये जरूरी हो जाता है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, वो अपने नागरिकों को ये पूरी तरह से आश्वस्त करवा दे कि आप लोग एक लोकतांत्रिक देश के ही निवासी हैं और आपको संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो आपके लिखित रूप में हैं, ऐसा नहीं है मौखिक रूप में कह दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे अपेक्षा यही की जाती है कि जिन देशों के पास लोकतांत्रिक शासन है वहां का एक प्रॉपर संविधान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पर लिखा है जरूरी नहीं है, तो यहां चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूछा गया है कौन कौन से कथन असत्य हैं, केवल दूसरा और चौथा कथन असत्य है। तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है आज आपका। यहां पर पूछा गया है, भारत का संविधान निर्माण बहुत ही कठिन परिस्थितियों में के बीच हुआ है। देश में संविधान निर्माण के लिए आजादी से पूर्व किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। पहला है, 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। सेकंड, 1932 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में आजाद भारत के संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। थर्ड है आपका, भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। चौथा है, हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। तो बात करें, ऐसा नहीं है कि हमारे जो राष्ट्रवादी नेता हैं इन्होंने प्रयास नहीं किया है। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में ये बात शुरुआत से ही थी कि हम अपने देश का संविधान स्वयं बनाएंगे और ये पूरा भारतीयों के लिए होगा और भारतीयों के द्वारा बनाया हुआ होगा, यानी यहाँ पर किसी भी विदेशी का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस दिशा में तमाम जो नेता वगैरह थे, राष्ट्रवादी नेता, वो लग गए थे। तो सबसे पहले संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने का काम जो है संविधान का, आज़ादी से पहले की बात है, ये कहानी है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का संविधान लिखने का प्रयास किया है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर बात करें आपके कराची अधिवेशन की, तो यहाँ पर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था ये 1932 में नहीं हुआ था बल्कि 1931 में हुआ था। 1931 में जो आपका कराची अधिवेशन हुआ है, कराची अधिवेशन में भी कांग्रेस ने अपना एक संविधान रखा है, संविधान की एक रूपरेखा रखी है, फॉर्मेट रखा है कि भाई इस तरह का संविधान हम बनाएंगे। फॉर्मेट से अभिप्राय यानी कि यहाँ पर रूपरेखा से मतलब क्या है कि बुनियादी तत्वों से इन्होंने अवगत करवाया है कि हमारे संविधान में कौन कौन से बुनियादी तत्व होंगे। तो जैसे कि आपका जो मोतीलाल नेहरू वाला संविधान है या फिर कांग्रेस ने जो 1931 का कराची अधिवेशन में संविधान का प्रस्ताव रखा था, तो उसमें कुछ चीजें यहाँ पर कॉमन थी। जैसे स्वतंत्र भारत का संविधान जो होगा वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, साथ ही साथ यहाँ पर स्वतंत्रता समानता का अधिकार भी होगा, और आपकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है यानी अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की बात भी इनमें की गई थी। यानी ये बुनियादी बातों पर संविधान की रूपरेखा तैयार की गई थी। ये सम्मेलन जो था 1932 में नहीं हुआ था बल्कि 1931 में हुआ था। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे सभी से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 1931 का जो कराची अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये कमेंट में आप बताएंगे। थर्ड है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपके भारतीय संविधान में जो भारत शासन अधिनियम यहाँ पर है आपका बना था 1935 में, तो इसमें बहुत सारे जो प्रावधान थे वो आपके संविधान में भी रखे गए हैं बाद में। तो थर्ड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा कि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने जो है दुनिया के जहाँ जो दो देश हैं, जिन जिन देशों में अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, यानी जिन जिन देशों में लोकतंत्र को लेकर अच्छे अच्छे बातें या अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट निकल कर आए हैं, उन सभी कॉन्सेप्टों को उन्होंने लिया है। तो ये जिन्होंने जो है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श जो थे, स्वतंत्रता और समानता वाले विचार जो थे, साथ ही साथ ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र वाला कामकाज है, अमेरिका के जो अधिकारों की सूची यानी कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं, तो ये सब लिए हैं और आपके संविधान में आज इन्हें इनकी झलक आपको देखने को भी मिलती है। तो यहाँ चौथा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही है, यहाँ पर केवल 1, 3 और 4 कथन सही है, तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, देश में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की एक सभा संविधान के विशाल दस्तावेज को लिखने के लिए बनाई गई थी। भारतीय संविधान सभा के गठन, इसके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ असत्य है। पहला है भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। सेकंड, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। थर्ड है आपका भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। चौथा है आपका संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। देखिए, पहले संविधान सभा होती क्या है वो भी आप जान लीजिए। संविधान सभा का मतलब क्या होता है कि संविधान बनाने वाले लोगों की सभा, यानी हम ऐसे लोगों को यहाँ पर रख रहे हैं, एक सभा बना रहे हैं। यानी मान लीजिए हमने 500 लोग ऐसे चुन लिए जिनका काम क्या होगा, संविधान का निर्माण करना। तो यहाँ पर वही हुआ था कि हमारे देश में हमारा संविधान बनाया जाना था, तो उसके लिए एक तय संख्या रखी गई थी कि 389 कैंडिडेट यहाँ पर रखे जाएंगे संविधान सभा में, और जिनमें से 389 कैंडिडेट में से जो 296 कैंडिडेट हैं वो ब्रिटिश रियासतों से आएंगे, वहीं जो 93 कैंडिडेट हैं वो आपके जो आपकी जो है प्रांतीय रियासतें हैं, देसी रियासतें, उनसे आएंगे। ऐसे करके संख्या यहाँ पर ये रखी गई थी 389 की। अब होता क्या है आप सभी को पता होगा, तो 3 जून 1947 को जो माउंट बेटन योजना आ जाती है, और माउंट बेटन योजना के बाद आपको पता होगा भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हो जाता है। तो यहाँ सदस्य संख्या कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट जो थे पाकिस्तान साइड के वो यहाँ पर निकल जाते हैं। तो अब 389 से संख्या घटकर अब यहाँ पर रह जाती है 299 रह जाती है केवल। ठीक है, अब 299 में भी मैं बता दे रहा हूँ, ब्रिटिश भारत वाले जो प्रांत हैं उनके कितने कैंडिडेट हैं, उनके कैंडिडेट यहाँ पर रह गए हैं 229 कैंडिडेट रह गए हैं। और वहीं आपकी जो देसी रियासतों के जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट केवल रह गए हैं यहाँ पर आपके 70 रह गए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके संख्या ये 299 रह जाती है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें संविधान सभा के लिए हमारे यहाँ चुनाव जो हुए थे वो जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड है भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई, वो आपकी 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। और ये आपको पता होगा यहाँ पर अस्थायी सदस्य चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा तो बता दे रहा हूँ, यहाँ पर अस्थायी सदस्य इनके थे सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। यहाँ पर इनका नाम काफी बार पूछा जाता है, तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है आपका। थर्ड कथन है आपका भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। तो मैंने आपको गणित पहले समझा दिया है कि आपकी टोटल संख्या जो कितनी थी, 389 सदस्य रखे जाने थे, 389 सदस्यों को चुना जाना था यहाँ पे संविधान तैयार करने के लिए। लेकिन हुआ वही, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका पाकिस्तान वाला पोर्शन है वो अलग हो गया है, तो ऐसे करके 299 रह गए हैं। इन 229 यहाँ पे ब्रिटिश प्रांतों से और 70 यहाँ पर देसी रियासतों से। तो यहाँ थर्ड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। संविधान सभा ने अपना काम जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया है, यानी कि 2 साल 2 ईयर 11 मंथ, ठीक है, और 18 डेज,
यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। और इन दिनों के दौरान इन्होंने लगभग यहाँ पर 3 वर्षों में इनकी जो है 114 दिनों की यहाँ पर गंभीर चर्चा हुई है, यानी 140 डेज की यहाँ 14 डेज की यहाँ पर चर्चा हुई है। ठीक है, चर्चा के दौरान यहाँ पर हर शब्द पर, हर बात पर, हर कथन पर यहाँ पर बहस भी हुई है, उन सबको रिकॉर्ड किया गया है। रिकॉर्ड करने के उपरांत इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित भी किया गया है। तो यह चौथा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर चारों ही कथन आपके सही हैं। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर वहां के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। इस संदर्भ में भारत में संविधान निर्माण के अनुभवों और सभी भारतीयों द्वारा उसे स्वीकार करने के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनने का काम हो चुका था। सेकंड, संविधान सभा भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। थर्ड बात है, संविधान सभा का चुनाव देश के लोगों ने प्रत्यक्ष ढंग से किया था। चौथा है आपका, संविधान सभा में कई राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रभुत्व था। पांचवा है आपका, संविधान के बुनियादी सिद्धांत तय होने के बाद प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया जिसकी प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आपके संविधान की और दुनिया के अन्य संविधानों से हम कंपेयर करें, जैसे कि नेपाल में हुआ और भी देशों में हुआ है, यानी संविधान तो बना लिया है लेकिन प्रासंगिक नहीं हुआ है, वहाँ के नागरिकों ने संविधान को स्वीकार नहीं किया है। उसके कई रीजन ये रहे हैं क्योंकि संविधान बनाने वाले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं किसी एक दल विशेष के लोग थे या किसी एक पार्टी विशेष की विचारधारा को मानने वाले लोग थे। तो इस वजह से संविधान कभी लोगों के अनुरूप नहीं बन पाया। अब चूंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, भारत एक काफ़ी विशाल देश है, तो लोगों की अपेक्षा ये थी कि भारत की सारी विविधताओं को यहाँ पर एक संविधान में समेट लिया जाए। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट था, 389 सदस्य चुने जाने थे। अब यहाँ पर जो चुनाव होना था, चुनाव प्रत्यक्ष विधि से नहीं था, चुनाव कहीं कहीं पर प्रत्यक्ष विधि से हुआ है, कहीं कहीं पर उन्हें नामित कर दिया गया है, नॉमिनेट कर दिया गया है। तो ऐसे करके यहाँ पर सदस्य रखे गए हैं और हमारा संविधान इस हिसाब से बनाया गया और संविधान सभा हमारी इस तरह से तैयार की गई थी कि कोई व्यक्ति कह ही नहीं पा रहा था कि हम यहाँ पर नहीं हैं, यानी लगभग सभी प्रांतों से लोग ले लिए गए थे उसमें। तो इस वजह से हमारा संविधान आज दिन तक हमारा संविधान वही चला आ रहा है और सभी नागरिकों ने इसे एक्सेप्ट भी किया है। तो यहाँ पर पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। हमारे संविधान में जो आप बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे मौलिक अधिकार हो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो, स्वतंत्रता समानता संबंधित अधिकार हो, इन सभी जो बुनियादी अधिकारों को लेकर तमाम, देखिए मतभेद तमाम थे, ऐसा नहीं है कि मतभेद नहीं थे, मतभेद थे, लेकिन जो बुनियादी बातों पर सहमति सबकी बन चुकी थी, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही सहमति बन चुकी थी। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, संविधान सभा जो थी आपकी भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा का जो गठन इस हिसाब से किया गया था कि भारत के पूरे संपूर्ण भारत को इसमें समायोजित कर लिया जाए, यानी पूरा संपूर्ण भारत इसमें समायोजित हो जाए, कोई भारत का कोई भी कोना ना छूटे, क्योंकि हमें विविधता में एकता को समेटना था, यानी कि यहाँ पर आपकी जो विविधता है उसको एकता में समेटना था। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर अपनी संविधान सभा का गठन किया। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। बात करें संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव देश के लोगों ने प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किया था, ये बात आप सब जानते होंगे, यानी इसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर संविधान सभा के लिए जो चुनाव था वो प्रत्यक्ष ढंग से नहीं हुआ था, ना ही यहाँ पर कोई वयस्क मतदान हुआ था, कहीं कहीं पर चुनाव कर लिया गया था, कहीं कहीं पर सदस्यों को नॉमिनेट कर दिया गया था। तो थर्ड कथन गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर संविधान सभा जो बनी थी वहाँ पर सारे प्रतिनिधित्व आ रहे थे, यानी सारे प्रतिनिधि आ रहे थे सभी जगहों से, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। बात करें चौथे कथन की, चौथे कथन में कहा गया है कि भाई यहाँ पर कई राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रभुत्व था। देखिए उस समय सबसे बड़ी जो राजनीतिक दल था वो कांग्रेस था, यानी उस समय संविधान सभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो था वो कांग्रेस था। तो यहाँ पर यह कहना गलत हो जाएगा कि यहाँ पर कई सारे दलों का प्रभुत्व था, उस समय कांग्रेस का प्रभुत्व इसमें सबसे ज्यादा था। तो यहाँ चौथा वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा, यानी कांग्रेस के यहाँ पर काफी लोग थे और कांग्रेस का यहाँ पर अच्छा खासा प्रभुत्व था। तो यहाँ पर चौथा कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। पांचवा कथन आपका जो है यहाँ पर आपके जो बुनियादी जो संविधान का बुनियादी सिद्धांत तय होने के बाद जो प्रारूप था, ड्राफ्ट था, वो सबसे पहले डॉक्टर BR अंबेडकर ने तैयार किया और इसकी कई धाराओं पर कई दौर में चर्चा हुई। तो यहाँ पांचवा कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपका पहला, दूसरा और पांचवा कथन सही है, तो आंसर है आपका डी, केवल 1, 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 है अब आपका, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य उस राष्ट्रीय संघर्ष का परिणाम थे जिसने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता से जुड़े मूल्यों का आभास कराया। भारतीय संविधान निर्माण में
विभिन्न राष्ट्रवादी व्यक्तित्वों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका जो है असत्य है। पहला है महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकंड, भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में था, जो कि संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के प्रमुख थे। थर्ड है आपका मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के प्रमुख सरदार पटेल थे। चौथा है आपका प्रक्रिया नियम समिति व संचालन समिति के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए यहाँ पर पहला जो कथन है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान सभा में महात्मा गांधी का नाम नहीं था, वे संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। हालांकि उनके बहुत सारे अनुयायी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने महात्मा गांधी ने अपने आप को जो है संविधान सभा के निर्माण में अपने आप को अलग रखा था यहाँ पर, इसलिए पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में कोई भी भूमिका नहीं निभाई। हालांकि इनके विचारों को मानने वाले तमाम अनुयायी जो थे वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल थे। दूसरी बात है यहाँ पर आपका भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना जो था वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सपना था, और B.R. अम्बेडकर की जो भूमिका थी प्रारूप समिति के ये प्रमुख थे। तो प्रारूप समिति यहाँ सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों में जो है यहाँ पर मेनली जो थी 8 समितियां थी। तो 8 में आपकी अगली समिति जो थी वो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के प्रमुख जो थे वो सरदार पटेल थे। यहाँ थर्ड वाला कथन भी सही है। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति यहाँ बताया गया है इसके प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं, इसके प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि यहाँ पर इसके जो प्रमुख हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ शक्ति समिति और इसके अलावा संघीय संविधान समिति के प्रमुख थे। और इसके अलावा यहाँ पर एक समिति और थी राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौते करने वाली समिति जो थी उसके भी प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा कथन सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। केवल 1 और 4 कथन असत्य है। तो आंसर है आपका यहाँ पर केवल 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है और इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। सेकंड, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। थर्ड है आपका प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय, 4 तरह की स्वतंत्रता और 3 तरह की समता की बात की गई है। चौथा है आपका न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। पांचवा ऑप्शन है भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। देखिए दुनिया भर के तमाम देशों ने अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेकर प्रस्तावना का विचार रखा है। प्रस्तावना जो है कहीं ना कहीं हमारे संविधान की एक झलक दर्शाती है कि हमारा संविधान कैसा है। तो यहाँ पर भी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई है और हमने इसकी प्रेरणा जो थी आपके अमेरिकी संविधान से ली है। यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, प्रस्तावना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिन भी लोगों ने प्रस्तावना नहीं देखी है वो पूरी प्रस्तावना को याद कर लें, चाहे तो आप कॉपी पर 2-3 बार लिखकर याद कर लें, क्योंकि प्रस्तावना से घुमा फिरा कर आपके यूपीएससी एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, खास करके स्टेट पीएससी एग्जाम जो होते हैं उनमें भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग इसे लाइटली ना लें, इसे सिंसियरली लें, यानी डीपली से समझें। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। आपकी प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है, पंथनिरपेक्ष है और अखंडता शब्द जो थे वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ना कि 1978 में। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। बात करें आपकी प्रस्तावना में, तो आपकी प्रस्तावना में यहाँ पर 3 तरह के न्याय हैं। 3 तरह के न्याय में आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं। वहीं यहाँ पर बताया गया है 4 तरह की स्वतंत्रता। देखिए 4 तरह की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आपके संविधान में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें आपके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है आपकी। वहीं आपकी जो समता है, समानता जो है, ये 2 तरह की समता की बात की गई है, ना कि 3 तरह की। 2 तरह की समता में आपके यहाँ पर आपके हैं प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं और यहाँ पर सभी को कानून की नज़र में अवसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 4 तरह की स्वतंत्रता और 3 तरह की समता, जबकि 5 तरह की स्वतंत्रता है और 2 तरह की आपकी यहाँ पर समता है।
चौथा है आपका न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। ये चौथा वाला कथन बिल्कुल सही है कि हमारे संविधान का जो उद्देश्य है वो यही है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। पांचवा है भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ये जो कथन है ये हमारे संविधान की प्रकृति को दर्शाता है, तो हमारे संविधान की प्रकृति यही है। तो पांचवा वाला कथन बिल्कुल सही है। हमारा संविधान जो था आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत अधिनियमित किया गया है और इसे आत्मार्पित किया गया है। तो यहाँ छठा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन से कथन सही हैं आपके, तो पहला, चौथा, पांचवा और छठवां कथन सही है, तो आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8 है आज आपका, भारतीय संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, यह मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। भारतीय संविधान की प्रभावकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोगों की भावनाओं के अनुरूप इसमें बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा है। सेकंड, भारतीय संविधान में वे नियम भी भारतीय संविधान वे नियम भी बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। थर्ड है आपका भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तैयार कर देता है। देखिए आप सभी को ये बात मालूम होगी कि हमारे संविधान में संविधान संशोधन का विकल्प भी रखा गया है और संविधान संशोधन के बारे में हम आगे जानेंगे कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, अभी यहाँ पर नहीं, आगे हम जानेंगे। तो यानी हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में ये बात थी कि हो सकता है कुछ बातें जो अभी हम शामिल कर रहे हों वो अभी के लिए प्रासंगिक हों, लेकिन आने वाले 20 सालों के बाद वो प्रासंगिक ना रहें, आने वाले 20 सालों के बाद यहाँ पर कुछ और बातें ऐड करनी पड़े। तो इस वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा ऑप्शन रखा है जिसके जरिए यहाँ पर संविधान में समय समय पर बदलाव आते रहते हैं। हालांकि बदलाव की भी यहाँ पर एक प्रक्रिया है, बदलाव ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई बदलाव कर देगा, नहीं, पूरा प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के तहत इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान आपका ये बताता है कि शासकों का चुनाव कैसे किया जाएगा, कौन शासक होंगे आपके, और यहाँ पे चुनाव में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं वो कौन कौन होंगे, ये आपका भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से बताता है। भारतीय संविधान ने आपके नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, यानी कि मौलिक अधिकार दिए हैं, और ऐसे करके सरकार जो है आपके नागरिकों पर हद से ज़्यादा अत्याचार नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने पर क्या है, नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि संविधान के द्वारा आपके नागरिकों को कुछ अधिकार भी मिले हैं और सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा भी तैयार हो गई है, यानी सरकार उस बाउंड्री से ऊपर नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी सही है। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 है आज आपका, और यहाँ पर सूची 1 दी हुई है और सूची 2 से मिलान करना है। देखिए मैं यहाँ पर पढ़ूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट मिलान करता जा रहा हूँ। धारा क्या होता है यहाँ पर, धारा की अगर हम बात करें, धारा जो है, धारा आपकी किसी दस्तावेज का एक खास हिस्सा होता है, यानी खास आपका अनुच्छेद, उसे हम धारा कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें संविधान की, संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है। आई होप मैं यहाँ कलर चेंज कर ले रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। वहीं प्रारूप की बात करें, प्रारूप जो है किसी कानूनी दस्तावेज का एक प्रारंभिक हिस्सा होता है, किसी कानूनी दस्तावेज का एक प्रारंभिक हिस्सा जो है उसे हम प्रारूप के रूप में जानते हैं। वहीं आपका दर्शन जो है, यानी किसी चीज को बनाने के लिए जो बुनियादी सोच है, वो किसी सोच और काम को दिशा देने के लिए जो बुनियादी सोच है उसे हम दर्शन कहते हैं, यानी फिलोसफी कहते हैं। दर्शन कहाँ से आया है, देशद्रोह का मतलब आप जानते होंगे, यानी देश में मौजूद सरकार को उखाड़ के फेंकने का अपराध अगर हम करते हैं या ऐसी गतिविधियां करते हैं तो वो देशद्रोह के दायरे में आती हैं। तो यहाँ पर आपका पहले का जो है ए का तीसरा है, मैं लिख दे रहा हूँ इनके सामने, ए का थर्ड है, सेकंड का यहाँ पर पहला है यहाँ पर, वहीं आपका सी का यहाँ पर दूसरा है, और डी है उसका 5वां है यहाँ पर, और ई है इसका चौथा है, यानी कि 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4, यहाँ पे आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10 है आज आपका, यहाँ पर भी जो है सूची दी हुई है और सूची में यहाँ पर एक तरफ नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ सूची दी गई है, इन्हें मिलाना है, मैच करना है। यहाँ पर बताया गया है जो जयपाल सिंह हैं, देखिए जयपाल सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, ये जयपाल सिंह जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा नाम लेता हूँ, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की अगर हम बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे, तो यहाँ पर बी का ऑप्शन होगा थर्ड। वल्लभ भाई झाबर भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर,
तो वल्लभ भाई इनकी बात करें तो वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। वहीं आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो हैं आपके यहाँ पर, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपके हैं, ये अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं। वहीं आपके बलदेव सिंह जी जो हैं, बलदेव सिंह जी आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कौन सा क्या है, तो क्लियर हो जाएगा आपको। यानी कि यहाँ पर ए का दूसरा है, बी का तीसरा है, यहाँ पर आपका सी का जो है आपका पांचवा है यहाँ पर, वहीं डी का जो है आपका पहला है, और यहाँ पर ई का जो है चौथा है। तो इस हिसाब से 2 3 5 1 4 2 3 5 1 4 ऑप्शन होगा आपका बी। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, जो जो नाम दिए गए इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जयपाल सिंह का जन्म जो है झारखंड में हुआ था, खिलाड़ी हैं, शिक्षाविद भी हैं, ये भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान ये हैं, आपका जीके का क्वेश्चन है। इसके अलावा ये आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, बाद में इन्होंने झारखंड पार्टी की संस्थापना भी की है। अबुल कलाम आजाद, जन्म इनका जो है सऊदी अरब में हुआ है, एक अच्छे खासे प्रख्यात शिक्षाविद लेखक हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के प्रमुख अग्रणी नेता भी रहे हैं। और हाँ, ये अलगाववाद के विरोधी थे, यानी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की थी ये उसके बिल्कुल धुर विरोधी थे, ये बिल्कुल पाकिस्तान बनाए जाने के समर्थन में नहीं थे। ये पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे थे। आपके वल्लभ भाई झावर भाई पटेल गुजरात यानी अंतरिम सरकार में आपके गृह सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। बारदोली सत्याग्रह आपने सुना होगा 1928 में जो हुआ था, किसानों ने आंदोलन किया था कर वृद्धि के विरोध में, तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात में जो हुआ है उसके नेता प्रमुख हैं ये। इसके अलावा जो भारतीय रियासतें हैं आपकी 573 रियासतें थी सॉरी, तो उनको एकीकृत करने में इनकी एक अहम भूमिका थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बंगाल से जुड़े हुए हैं, बंगाल में जन्म हुआ है इनका। अंतरिम सरकार में ये उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, खास करके हिंदू महासभा में ये सक्रिय थे। बाद में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की है। वर्तमान रूप में जो आप भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसी की उत्तराधिकारी पार्टी है, यानी भारतीय जनसंघ की ही उत्तराधिकारी पार्टी आज जो देख रहे हैं बीजेपी, वो इसी की उत्तराधिकारी पार्टी है। बलदेव सिंह की बात करें, इनका जन्म हरियाणा में हुआ था और ये अच्छे खासे एक बिजनेसमैन थे। इसके अलावा पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता भी रहे हैं और कांग्रेस के द्वारा मनोनीत थे संविधान सभा में, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री हैं। तो ये तो इनका परिचय था। आई होप आप जीके से संबंधित इनसे जो प्रश्न है वो भी आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे। अगली सूची एक और दी हुई है यहाँ पर, ये सूची दी हुई है आपकी, यहाँ पर नाम दिए गए हैं। सबसे पहले नाम दिया गया KM मुंशी का नाम दिया गया है। KM मुंशी की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, ये आपके स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, स्वतंत्र पार्टी के ये संस्थापक थे KM मुंशी। पेंसिल में चेंज कर ले रहा हूँ। HC मुखर्जी की बात करें यहाँ पर, HC मुखर्जी आपके जो थे ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। HC मुखर्जी आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। वहीं आपके TT कृष्णामाचारी की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये वित्त मंत्री थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। वहीं आपके जी दुर्गाबाई देशमुख की बात करें, जी दुर्गाबाई देशमुख जो थी वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी। वहीं सोमनाथ लाहिड़ी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सोमनाथ लाहिड़ी आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं। तो इनके बारे में कथन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, यानी कि KM मुंशी का तीसरा है यहाँ पर, HC मुखर्जी का यहाँ पर सेकंड, इनका यहाँ पर पहला TT कृष्णामाचारी का, साथ ही साथ आपके जी दुर्गाबाई देशमुख का पांचवा है और ये चौथा ऑप्शन है, यानी 3 2 1 5 4। तो आंसर होगा आपका डी। यहां पर इनका थोड़ा ब्रीफ परिचय है। इनका KM मुंशी का पूरा नाम था कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। एक जन्म इनका गुजरात में हुआ है, वकील, इतिहासकार, भाषाविद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, गांधीवादी हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की है इन्होंने। HC मुखर्जी का जन्म बंगाल में हुआ था, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे ये, यानी कि ये कांग्रेसी नेता हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं और बाद में बंगाल का गवर्नर बनाया गया है। TT कृष्णामाचारी तमिलनाडु से हैं, प्रारूप कमेटी के सदस्य रहे थे, ये भी कांग्रेसी नेता हैं, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे हैं ये। जी दुर्गाबाई देशमुख आंध्र प्रदेश से आती हैं, ये वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी। साथ ही साथ इन्होंने जो है आंध्र महिला सभा की स्थापना भी की है, कांग्रेस की नेता रही हैं और बाद में इन्होंने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भी की है, संस्थापक अध्यक्ष रही हैं ये। सोमनाथ लाहिड़ी ये भी वेस्ट बंगाल से आते हैं, ये आपके लेखक और संपादक हैं, साथ ही साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और बाद में इन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य भी बने हैं ये। तो ये इनका कुछ ब्रीफ परिचय था जिससे आप अवगत हो चुके हैं।
अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए आगे वाला पोर्शन ये आपकी डिमांड पर है, यानी आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि सर 9th-10th की जो पॉलिटी है उसके पीछे अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, और आपने पीछे जो आपने वीडियो करवाए हैं समरी वाले, वहां पर आपने वादा भी किया था कि हम इन्हें वहां पर जो MCQ आएंगे वहां पर कवर कर लेंगे। तो मैंने ये वादा वहां पर किया था कि मैं कवर कर लूंगा, तो ये उन्हीं के प्रश्न हैं। यानी यहाँ पर NCERT पॉलिटी के अध्यायों की जो अभ्यास प्रश्नावली है वो हम यहाँ कवर करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें आप, यहाँ पर हम जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो पहले वीडियो आ चुकी है, उस समय मुझे याद नहीं रहा था तो वहाँ पर मैं वो स्किप कर गया था, लेकिन आज मैंने सोचा कि चैप्टर नंबर 1 वाला पोर्शन वो भी इसमें ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर दोनों ही हो जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पर एक चीज़ और है, आपकी जो अभी इस सेशन वाली जो किताब है, यानी कि 2021-22 वाले सेशन वाली किताब है, यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है। यानी चैप्टर नंबर 1 जो आपका पहले था समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ये चैप्टर हटा दिया गया है। ये पुरानी किताब में था, आज से 2 साल पहले जो किताब थी उसमें ये चैप्टर था, लेकिन मैंने ये किया है यहाँ पर इसके क्वेश्चन भी यहाँ पर उठा लिए हैं चैप्टर 1 में, यानी इसके क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपका लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, इसके भी क्वेश्चन है। दोनों के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलाकर देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको जो पुराना वाला चैप्टर था इसके भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर प्रश्नों को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके जो प्रश्न रखे गए हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम आपकी जो NCERT बुक में प्रश्न दिए हुए हैं वही प्रश्न हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का हमने संशोधन नहीं किया है, कोई भी विकल्प हमने ऐड नहीं किया है, ना ही कोई शब्द नया यहाँ पर ऐड किया है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पहला प्रश्न है आपका, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? तो यहाँ पहला ऑप्शन है लोगों का संघर्ष। देखिए लोग जब संघर्ष करते हैं, संघर्ष लोग तभी करते हैं जब देश में मौजूद व्यवस्था जो होती है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होती है, तभी लोग संघर्ष करते हैं। जैसे भारत में आपको पता होगा अंग्रेज जब लगातार अत्याचार करते गए तो लोगों ने संघर्ष किया, और संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और हमारा देश आज़ाद भी हुआ। आज़ादी के बाद हमने अपने देश में फिर लोकतंत्र का विस्तार किया। तो लोगों के संघर्ष से कहीं ना कहीं लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। दूसरा ऑप्शन है विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। विदेशी शासन जब कोई आक्रमण करता है या विदेशी शासक कोई आक्रमण करता है तो क्या होता है, देश में मौजूद व्यवस्था जो होती है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, वो पूरी तरह से विदेशी शासन के कब्जे में आ जाती है। तो इससे लोकतंत्र के विस्तार में किसी प्रकार का यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई यहाँ पर लोकतंत्र का विस्तार इससे नहीं होता है। थर्ड है आपका उपनिवेशवाद का अंत। उपनिवेशवाद का अंत होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो विदेशी शासन है वो खत्म हो गया है। अब यहाँ के जो नागरिक हैं वो अपने अकॉर्डिंग देश का निर्माण कर सकते हैं। तो इससे भी यहाँ पर लोकतंत्र जो है विस्तार में मदद मिलती है। लोगों की स्वतंत्रता की चाह, लोग जब ये मान लेते हैं कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, अब हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, हम अपने देश के नियम कानून स्वयं बनाएंगे, तो भी यहाँ पर लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। केवल विदेशी शासन द्वारा जब आक्रमण कर लेने से लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, यानी कि आपका इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी आज की जो दुनिया है उसमें कौन सा कथन यहाँ पर सही है वो पूछा गया है। राजशाही शासन की वह पद्धति है जो अब समाप्त हो गई है। देखिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि राजशाही शासन पद्धति भी समाप्त हो गई है। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर आज भी जो है जो आपकी राजशाही कायम है। जैसे आप अपने पड़ोसी देश भूटान का एग्जाम्पल ले लो, भूटान में आज भी राजशाही है। तो पहला वाला कथन गलत होगा क्योंकि राजशाही अभी भी जो है यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है। सेकेंड है, विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आज के दौर में, यहाँ पर अगर यहाँ के बात करें, यहाँ पर विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं, ये भी कहना गलत होगा। यहाँ पर आज तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर आज भी संबंध मधुर नहीं बन पाए हैं। जैसे आप अपना भारत पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, भारत और पाकिस्तान दोनों लगभग साथ साथ आज़ाद हुए हैं, पाकिस्तान का निर्माण भी उसी समय हुआ है, लेकिन आज दिन तक हमारे संबंध मधुर नहीं हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। थर्ड है आपका, आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि अगर आप दुनिया में लोकतंत्र का नक्शा उठाकर देखें तो आप पाएंगे दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें अब लोकतांत्रिक शासन पद्धति की यहाँ पर बढ़ती जा रही है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति की मांग बढ़ती जा रही है, और ज़्यादातर देश यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक चुनाव हों। तो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा से ज़्यादा देशों में लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव हो रहा है और लोग अब शासकों का चुनाव कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी वाला कथन यहाँ पर सटीक होगा। डी है, आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रह गए हैं। देखिए ये कथन बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। अभी आप हाल में ही म्यांमार का एग्जाम्पल देख सकते हैं, और आपके दुनिया भर में तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर आज भी तानाशाही कायम है। तो यहाँ पर सेकंड वाले में सी वाला कथन जो बिल्कुल सटीक होगा, यानी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3 है आज आपका, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को लिखा है, इस वाक्य को यहाँ पर पूरा करना है।
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि क्यों है? अमीर देशों की बातों को कहीं ज्यादा वजन हो, विभिन्न देशों की बात का वजन उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो, देशों को उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले, या दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यापार हो। देखिए, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें लोकतंत्र की जरूरत इसलिए है ताकि देश चाहे कोई भी हो, या छोटा हो या बड़ा हो, सभी की बातों का वजन समान हो, सभी के साथ समान व्यवहार हो। ये ना हो कि भाई आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, कोई कम पैसा दे रहा है तो उसकी बात कम सुनी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं मानी जाएंगी। तो यहाँ पर दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन देशों और लोकतंत्र की उनकी राह में मेल बिठाएं, यानी यहां पूछा गया है कि इन देशों में लोकतंत्र कैसे कैसे स्थापित हुआ है। चिली की बात कर लें। देखिए, चिली एक दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। यहां पर चिली में लोकतंत्र पहले से स्थापित था। यहां पर ओयांदे नाम के राष्ट्रपति थे, ओयांदे, तो इनका शासन था। नाम लिख दे रहा हूं मैं, ओयांदे नाम के राष्ट्रपति थे, इनका शासन था। ये बहुत ही लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। ये जो थे सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और इन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक एक गठबंधन भी बनाया था। और ये खास करके इन्होंने गरीबों का, मजदूरों का सबसे ज्यादा ध्यान दिया और पूंजीपति वर्ग पर इन्होंने लगाम लगाने की कोशिश की। तो बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक पिनोशे नाम का व्यक्ति है। पिनोशे नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर 11 सितंबर 1973 को, यानी 11 सितंबर 1973 को इनका तख्ता पलट कर दिया है। सैनिक तानाशाही की मदद से इसने तख्ता पलट कर दिया है और लगभग 17 सालों तक इसने यहाँ पर शासन किया है। तो यहाँ पर चिली ने जो है 1988 में कहीं जाकर इसके शासन से मुक्ति पाई है। तो यहाँ पर चिली में सैनिक तानाशाही की समाप्ति हुई है। नेपाल की बात करें, आप सभी को पता होगा नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल में लंबे समय से राजशाही रही है। कई बार संविधान बनाने का प्रयास भी किया गया लेकिन वो विफल रहा, क्योंकि राजा ने हर बार अपने अधिकारों को सर्वोपरि रखा और यानी हर बार अपने आप को सबसे ऊपर रखा और लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो बाद में यहाँ पर ये हुआ कि सन 2006 में आकर राजा अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार हुआ है और इसके बाद नेपाल एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश बन पाया है। सन 2015 में यहाँ पर इसका एक नया संविधान बनकर तैयार हुआ है जिसे सभी लोगों ने अपनाया है। तो नेपाल राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी है। बात करें पोलैंड की। पोलैंड में जो था स्थिति ये थी, पोलैंड में एक साम्यवादी सरकार का शासन था। साम्यवादी शासन था और साम्यवादी शासन वाले अधिकारियों का यहाँ पर दबदबा था। यहाँ पर ये होता है कि पोलैंड में एक जो मजदूर हैं, मजदूर यूनियन ने एक बनी है और मजदूर यूनियन जो बनी है उसने यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया है। और बाद में यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर आप देखते हैं कि पोलैंड में जो है यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन पद्धति का यहाँ पर फिर बोलबाला हुआ है। तो यहाँ पर एक दल के शासन का अंत हुआ है। यहाँ पर घाना की बात कर लेते हैं। घाना आपका जो है अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है और ये एक लंबे दौर से ये उपनिवेश रहा था ब्रिटिशर्स का। और यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पहला ऐसा देश है जहाँ पर सबसे पहले आज़ादी मिली थी। सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला देश अफ्रीका महाद्वीप में घाना ही था और उस समय इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। इसको जो है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था घाना को। तो घाना ने यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेश शासन से आज़ादी पाई है। तो यहाँ पर डी का होगा ये आपका ये वाला। तो मैंने यहाँ पर एरो लगा दिए हैं। फिर से मैं यहाँ पर अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर क्लियर करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यानी आपका चिली का दूसरा है, ए का दूसरा है यहाँ पर, नेपाल का यहाँ पर चौथा है और पोलैंड का तीसरा है। ठीक है, घाना का पहला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका प्रश्न नंबर 5वां है, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों को लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और आप इस अध्याय में जो उदाहरण दिए गए हैं इसके आधार पर अपने उनके पक्ष में तर्क दीजिए। पहली बात यह है कि गैर लोकतांत्रिक शासन वाले जो देश होते हैं तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज़ादी नहीं रहती है। ना तो हमें आज़ादी रहती है अपने नेता चुनने की और ना ही वहाँ पर जो सैनिक जो तानाशाही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की भी आज़ादी नहीं होती है। पहली बात यहाँ पर ये निकल कर आती है, यानी कि हम यहाँ पर वास्तविक आज़ादी का जो आनंद नहीं उठा पाते हैं, ना ही हम अपने नेताओं का चयन कर पाते हैं और ना ही वहाँ पर मौजूद सरकार का विरोध कर पाते हैं। आप अगर इस चैप्टर को उठाकर देखें तो आपने जैसा कि 1973 में चिली में देखा, चिली में तख्ता पलट हुआ, और इसके अलावा आपने पोलैंड में देखा कि पोलैंड की कम्युनिस्ट सरकार जो है जिसने 1990 तक शासन किया है, ये दोनों ही सरकारें जो हैं, वहीं 1973 के बाद चिली में पिनोसे सरकार ने जो शासन किया है ये भी सरकार यहाँ पे दमनकारी थी, और 1990 तक जो पोलैंड में शासन करने वाली सरकार थी साम्यवादी सरकार, वो भी दमनकारी थी। तो ये दोनों जो है आपके इसके एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आज आपका, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं।
देखिए यहाँ पर भी वही कॉमन है, यानी कि जब कोई सेना जो है लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो हम पहली बात अपना नेता नहीं चुन सकते, यानी हम अपना नेता चुन नहीं सकते हैं। इसके अलावा हम सेना के विरोध में आ नहीं सकते हैं, सेना के विरोध में अपना विरोध प्रकट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि विरोध प्रकट करवाने की आज़ादी की अनुमति हमें नहीं मिलती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं सेना जो है हमारे ऊपर अत्याचार करती है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो अभिव्यक्त की आज़ादी है वो छीन ली जाती है इसमें, यानी आप अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। अभिव्यक्त की आज़ादी भी आपकी इसके साथ में छीन ली जाती है सैन्य शासन के साथ ही साथ ना ही आप निष्पक्ष चुनाव के अधिकार रह जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, चाहे आप चिले का एग्जाम्पल ले लें और आप चाहें तो पोलैंड का एग्जाम्पल ले लें। क्वेश्चन नंबर 7वां है अब आपका, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में इनमें से किन बातों से मदद मिलेगी, और प्रत्येक मामले में आपको इनके पक्ष में जवाब देना है। पहला मामला यहाँ पर कह रहा है कि मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज़्यादा पैसा देता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार हो और मुझे ज़्यादा अधिकार मिलें। देखिए यहाँ पर ऐसा अगर कोई व्यक्ति कहता है या कोई देश कहता है कि मैं ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा अधिकार मिले, ज़्यादा व्यवहार मिले, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक खाई क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र नहीं बढ़ेगा, बल्कि एक खाई क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर अमीर देशों की ज़्यादा चलेगी, गरीब देशों की सुनी नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नागरिकों को भी बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाएगा। तो इससे यहाँ पर कोई लोकतंत्र को बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी। सेकंड है, मेरा देश छोटा या गरीब हो सकता है, लेकिन मेरी आवाज़ को समान आदर के साथ सुना जाना चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का मेरे देश पर भी असर होगा। देखिए ये जो कथन है, कहीं ना कहीं ये कथन समानता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो यकीन मानिए वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। यानी किसी भी छोटे देश को उसको बराबर आदर दें, बराबर सम्मान दें, उसकी बात को प्रॉपर तरीके से सुने, तो ऐसे क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकतंत्र बढ़ाने में मदद मिलेगी। थर्ड है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज़्यादा चलनी चाहिए, गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है, सिर्फ इसके चलते अमीर देश अपने हितों का नुकसान नहीं होने दे सकते। देखिए फिर से वही बात आ गई, अमीर गरीब की जो बात आ जाती है बार बार, और ऐसी बात आ जाने की वजह से क्या होता है, अगर ये लोग कहते हैं कि अमीर देशों को ज़्यादा वरीयता दी जाए, अमीर देशों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बाधा बनते हैं, और ऐसे बाधा बनने की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र नहीं आ पाता है। यानी वैश्विक स्तर पर सभी देश, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इनको बराबरी का स्थान मिलना चाहिए, किसी के साथ अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये वाला कथन भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं दे रहा है। डी वाला कथन है, भारत जैसे बड़े देशों की आवाज़ का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ज़्यादा वजन होना ही चाहिए। देखिए किसी भी देश की भौगोलिक विविधता है या भौगोलिक क्षेत्रफल उस देश की बात का वजन ज़्यादा बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर अगर हम करते हैं कि सब इस हिसाब से तो अमेरिका वाले हमसे ज़्यादा हैं, रसिया का क्षेत्रफल हमसे ज़्यादा है, चाइना वालों का ज़्यादा है, ये कोई बात नहीं हुई। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम भाई क्षेत्रफल के आधार पर या अपनी इकोनॉमी के आधार पर अपनी बात दबदबा कायम करना चाहें, तो इससे लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सभी देश यानी यहाँ पर वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में कोई योगदान देगा, क्योंकि देश का आकार या भौगोलिक क्षेत्रफल उसकी श्रेष्ठता के आधार पर यहाँ पे काउंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। तो ये वाला कथन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकतंत्र बढ़ाने में मदद नहीं करेगा, केवल बी वाला कथन वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, यहाँ पर कहा गया है नेपाल के संकट पर एक टीवी डिबेट हुई है, और यहाँ पर 3 विचार हैं, और इनमें से कुछ विचार इस प्रकार से हैं, आप इनमें से कौन सा विचार सही मानते हैं। पहला वक्ता ये कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले नेपाली लोगों के समर्थन में भारत सरकार को ज़्यादा दखल देना चाहिए। सेकंड, यह एक खतरनाक तर्क है, हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इराक के मामले में अमेरिका पहुंच गया, किसी भी भारी शक्ति के सहारे लोकतंत्र नहीं आ सकता। थर्ड है आपका, हमें किसी देश के आंतरिक मामलों की चिंता ही क्यों करनी चाहिए, हमें वहां अपने व्यवसायिक हितों की चिंता करनी चाहिए और लोकतंत्र की नहीं। देखिए यहाँ पर बात, ये वाला जो कथन है वक्ता वाला, ये बिल्कुल सही कह रहा है। यकीन मानिए जब किसी देश में संघर्ष चल रहा होता है तो बाहरी देशों को उससे दूर रहना चाहिए। यानी मेरा मानना भी यही है कि बाहरी देशों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जैसे अमेरिका करता है। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका जो है इराक में पहुंच गया कि लोकतंत्र स्थापित करने गए, वहां पे बम गिरा गिरा के वहां के नागरिकों को ही खत्म कर दिया, वहां के नागरिकों में ही गृह युद्ध डाल दिया। तो ये लोकतंत्र स्थापित करना कहाँ हुआ, वियतनाम में पहुंच गया, वियतनाम में भी मुंह की खाकर आई है। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए, बाहरी देशों को किसी इंटरनल मैटर से दूर रहना चाहिए। हालांकि आपको अपने व्यवसायिक हितों की चिंता ना करके मोरल सपोर्ट जरूर देना चाहिए। मोरल सपोर्ट का मतलब क्या है, वहां पर जो तानाशाह लोग हैं उनको मैसेज भेजिए कि आप अपने देश में लोकतंत्र कायम करें, अपने लोगों की बात को वरीयता दें, अपने लोगों के बातों के अकॉर्डिंग, लोगों की जो है इच्छाओं के अकॉर्डिंग शासन चलाएं, तो देश ज़्यादा सशक्त बनेगा, देश ज़्यादा आगे जाएगा। आप मोरल रूप से उन्हें सपोर्ट करें, किसी सैन्य पावर के जरिए नहीं, यानी बम गिराकर नहीं, ये बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर बी वाला जो
वक्ता है, ये वाला वक्ता, ये वक्ता कहीं ना कहीं इसका कथन ज्यादा सही है। तो यहां पर 8वें का आंसर होगा वक्ता 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 9 है आज आपका। यहां पर बताया गया है इस देश के बारे में, यहां 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं और इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। देश का है, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। वास्तव में अगर आधिकारिक धर्म किसी देश का है तो वो देश लोकतांत्रिक नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? धर्मनिरपेक्ष होना, यानी हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। तो ये जो देश होगा वो अलोकतांत्रिक होगा। मैं यहाँ पे इतना ही लिख दे रहा हूं, अलोकतांत्रिक होगा। देश का, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। देखिए, चुनाव जीतना यहां पर यह कंफर्म नहीं करता है कि देश लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक। हमारे यहां भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो हमारे यहां भी शुरुआती दौर में कांग्रेस लगातार 4 बार चुनाव जीती है। कांग्रेस लगातार चुनाव जीती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये कांग्रेस जो है गलत तरीके से चुनाव जीती है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर ये भी हो सकता है कि यहां पर कोई अन्य देश की सिचुएशन अलग हो, वहां पर कोई पार्टी जो है लगातार धांधली करके चुनाव जीत रही हो, ये भी हो सकता है। तो यहां पर स्पष्ट आंकड़े नहीं है ये लोकतांत्रिक ही है या अलोकतांत्रिक ही। तो यहां पर हम पक्का नहीं, यानी कि हम कह नहीं सकते हैं कि भाई ये लोकतांत्रिक पद्धति से जीत रही है या फिर अलोकतांत्रिक से, ये हम कह नहीं सकते। हमने भारत का एक एग्जांपल दिया है। भारत में आपको पता होगा कि लगातार 4 बार कांग्रेस जीती थी। तो यहां पर हमें तो मालूम है हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से जीती, अब लेकिन यहां पर कैसे जीत रही है ये कंफर्म नहीं है। तो यहां पर इसमें हम श्योर नहीं है। देश का पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। ये वास्तव में एक लोकतांत्रिक देश का लक्षण है। यानी यहाँ की जनता ने क्या किया है? शासक दल को स्वीकार नहीं किया है और ऐसे करके यहाँ पर लोकतंत्र की वापसी हुई है। यानी ये एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक है। देश घा, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, ये अलोकतांत्रिक देश है। यानी ये अलोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया ये वाला केवल लोकतांत्रिक है। ये इसके बारे में पक्का नहीं, पता नहीं कि लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक। बाद बाकी आपका देश का और घा आपका क्या है? अलोकतांत्रिक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कुछ इसी प्रकार का है। यहां भी 4 अन्य देश दिए हैं, इनका वर्गीकरण पूछा गया है कि इनके सामने बताना है कि कौन सा लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है और कौन सा पक्का नहीं। पहला है, देश का संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। यानी कहने का मतलब क्या है? यहां पर सेना हावी है, यानी संसद पर यहां पर सेना हावी है। तो ऐसी स्थिति में यह देश क्या है? अलोकतांत्रिक बोला जाएगा। लोकतांत्रिक नहीं बोला जाएगा बल्कि ये अलोकतांत्रिक देश बोला जाएगा। देश का संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। देखिए, यहां पर संसद को कुछ मर्यादा या कुछ लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, जिसके चलते संसद क्या है? न्यायपालिका पर कब्जा नहीं कर सकती, जैसा कि हमारे भारत में हुआ है। यानी हमने बैलेंस रखा है, सरकार के जो भी अंग हैं उन सभी में बैलेंस बना रहे, इस आधार पर हमने संविधान का निर्माण किया है। तो कहीं ना कहीं ये एक लोकतांत्रिक देश के लक्षण है। ये एक लोकतांत्रिक देश के लक्षण है। यानी ये जो देश का है ये लोकतांत्रिक है। देश का, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। यानी कि ये जो बात दर्शा रहा है ये कहीं ना कहीं संप्रभुता पर असर दिखा रहा है। यानी हमारी संप्रभुता पर कोई दूसरा देश चोट पहुंचा रहा है। यानी हम अगर संप्रभु होंगे तो यकीन मानिए अपना डिसीजन हम खुद ले पाएंगे। यानी ये बिल्कुल वैसा ही डिसीजन हो गया जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में है। पाकिस्तान अपनी बात स्वयं नहीं कह पाता है। वो चाइना वाले जब तक उस पर दबाव नहीं बनाए, अमेरिका वाले दबाव नहीं बनाए, तब तक वो अपनी बात रख ही नहीं पाता है, ना ही कोई काम कर पाता है। जबकि भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। तो ये देश गा वाला जो है एग्जाम्पल, ये अलोकतांत्रिक देश की पहचान है। ये अलोकतांत्रिक देश है। देश घा, देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। ये भी एक अलोकतांत्रिक देश है। यानी कि लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि फैसले लेते हैं और वो उन फैसलों के प्रति लोगों के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज आपका। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? यहां पर बताया गया है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। सी है, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती हैं और लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो लोग स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो होती हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक समझौते का प्लेटफॉर्म मुहैया करवाती हैं, यानी जिसके जरिए हम वाद विवाद बातचीत करके किसी मुद्दे को सुलझा सकते हैं। तो इससे टकराव वगैरह भी यहाँ पर अच्छे से सुलझाए जाते हैं। तीसरी बात यह है, लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि जनता ने उनका चुनाव किया है, तो अपने फैसलों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। मान लीजिए ये अच्छा काम करेंगे तो जनता जो अगली बार इन्हें फिर से चुनेगी, और ये अच्छा काम नहीं करेंगी तो जनता क्या करेगी? इन्हें 5 साल बाद इन्हें इनका बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो ये सी वाला कथन भी सही है।
डी है लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। देखिए ये कहना गलत होगा कि लोकतांत्रिक देश ज्यादा समृद्ध होते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर लोकतांत्रिक देश जो बाद में आजाद हुए हैं अभी भी उनके यहाँ गरीबी है। जैसे भारत का ही एग्जाम्पल ले लो, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देशों का एग्जाम्पल ले लो, लोकतांत्रिक बेशक है लेकिन अभी भी गरीबी खत्म नहीं हो पाई है। हालांकि गरीबी हमारे यहाँ खत्म नहीं हो पाई हो, हमारे यहाँ समृद्धि अभी नहीं आ पाई हो, लेकिन हमने कुछ बुनियादी अधिकार अपने नागरिकों को अवश्य दिए हैं। तो यहां पर यह कहना गलत हो जाएगा डी वाला कि लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। समृद्धि से मतलब नहीं है, लेकिन हमने अपने नागरिकों को बुनियादी अधिकार तो दिए हैं, यानी कि जिसके वो फैसला कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये डी वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन सभी कथनों में कुछ चीजें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीजों को अलग करके लिखना है, यानी कि यहां पर कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें कुछ चीजें लोकतांत्रिक हैं कुछ अलोकतांत्रिक हैं, तो इनको आपको अलग करके लिखना है। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। यहां पर लोकतांत्रिक चीज क्या होगी, यहां पर बताया गया है कि यहां पर लोकतांत्रिक चीज क्या होगी। यहां पर लोकतांत्रिक चीज क्या है कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे, ये लोकतांत्रिक चीज है, यानी कि ये लोकतंत्र के तहत आ जाता है। और वहीं विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके, ये अलोकतांत्रिक आ जाए। अलोकतांत्रिक क्योंकि विश्व व्यापार संगठन किसी देश के आंतरिक मामलों को यहां पर प्रभावित नहीं कर सकता है, ये कहीं ना कहीं ये अलोकतांत्रिक बात निकल कर आ गई। बी वाला कथन है आपका कि चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा, यानी कि दोबारा लिख दिया है, दोबारा है यहां पर, ठीक है, दोबारा मतदान का आदेश दिया है जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की गई थी। यहां पर लोकतांत्रिक बात ये वाली है, यानी कि ये जो कथन है इतना ये लोकतांत्रिक है। यहां पर यानी कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, उसने देखा किसी क्षेत्र में गड़बड़ी है तो उसने वहां पर क्या किया है, तत्काल वहां पर आदेश दिया है और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, यह अलोकतांत्रिक बात है। सी है संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व। यहां पर बताया गया है कि यहां पर संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा है, इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग उठाई है। देखिए कहीं ना कहीं आप देखते होंगे हमारी आबादी में लगभग महिलाओं की संख्या लगभग 50% है, लेकिन आज भी संसद में महिलाएं बहुत कम पहुंच पाई हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अलोकतांत्रिक होने का सबूत है, यानी हम आज भी महिलाओं के संदर्भ में पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं हो पाए हैं। और वहीं संसद के अंदर अगर हम महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक रूप से कहीं ना कहीं सही है, यानी ये लोकतांत्रिक रूप से कहीं ना कहीं सही है। और महिलाएं लोकतंत्र होते हुए भी 10% महिलाएं केवल संसद में पहुंच पाई हैं, तो ये लोकतांत्रिक होने के मतलब से सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है आज आपका, यहां पर लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। पहला है विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। ये हकीकत बात है क्योंकि सरकार को संसद में जवाब देना पड़ता है, संसद की कार्रवाइयों में सदस्यों को जवाब देने पड़ते हैं, तो यहाँ पर विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, यानी कि इस बात को लेकर इन्हें सरकार को ध्यान दिला सकते हैं। बी है स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं, यानी अखबार अगर मीडिया स्वतंत्र है तो मीडिया जो है रियलिटी के आंकड़े दिखाता है, सरकार का ध्यान इंगित करवाता है कि भाई फलानी राज्य में फलाने जिले में इतने लोग मर रहे हैं, वहां पर अभी भी राशन वगैरह की सुविधा नहीं पहुंच पाई है, तो यहां बी वाला कथन भी सही है। सी है सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर लगता है, ये हकीकत बात है, यानी कि लोकतंत्र में सरकारें क्या होती हैं, जनता के द्वारा चुनकर आती हैं, और अगर जनता के लिए ये सरकारें काम नहीं कर पा रही हैं तो यकीन मानिए सरकार को भी डर लगता है कि अगले चुनाव में हमें जनता जो है बाहर का रास्ता दिखा देगी, तो यह सी वाला कथन भी यहां पर सही है। डी कथन है कि लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है, ये डी वाला कथन जो है आपका ये सही नहीं है, यानी कि ये कथन कहीं ना कहीं गलत है। लोगों को कोई भी तर्क मानने उस पर आचरण करने की ये नहीं, लोगों को वही चीजें मानने की उस करने की स्वतंत्रता है जो संविधान में उन्हें अधिकार दिए हैं। संविधान में अगर दिए हुए अधिकारों से ऊपर जाते हैं तो यकीन मानिए संविधान में दिए हुए अधिकारों का हनन होगा, यानी कि आप वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी है, अब वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की आड़ में आप देश विरोधी गतिविधियां करो, देश तोड़ने की बात करो, तो ये लोकतंत्र में आपकी अभिव्यक्ति आजादी नहीं होगी, ये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति आजादी नहीं मानी जाएगी। तो आपको जो है संविधान में प्रदत्त नियमों और कानूनों को मानना पड़ता है और उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो यहां पर बाद बाकी ए बी सी कथन जो है वो सही है, लेकिन डी वाला जो कथन है ये तर्कसंगत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांव के लोगों ने एक बैठक की और अपनी जरूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका आपका लोकतांत्रिक नहीं है, यानी यहां पर ये 4 तरीके इन्होंने सुझाए हैं, इनमें कौन सा लोकतांत्रिक नहीं है।
पहला है अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ जो आपका फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 21 है, ये आपके जीवन का अधिकार है और जीवन के अधिकार में यहाँ पर स्वच्छ जल के अधिकार को भी शामिल किया गया है। तो अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है तो इसके लिए वो जो है अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है। दूसरा है अगले चुनाव का बहिष्कार करना, यानी कि मान लीजिए जो पार्टियां हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं अपने वादे निभाने में, अपनी जनता का या अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने असक्षम है या विकास कार्य करवाने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं लोग, उस क्षेत्र में चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, यानी वोट डालने नहीं जाएं। तो ये भी यहाँ पर लोकतांत्रिक कदम है। सी है सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि सरकार की कुछ नीतियां गलत होती हैं, तो यहां पर लोकतंत्र में क्या है, एक सच्चे लोकतंत्र की निशानी ये है कि लोग अपना जो विरोध भी दर्ज करवा सकते हैं। तो सरकार की नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना ये भी लोकतांत्रिक तरीका है। डी वाला तरीका है सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। यह तरीका बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र में रिश्वत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहां पर डी वाला कथन लोकतांत्रिक नहीं है, बाद बाकी तीनों कथन लोकतांत्रिक हैं। 15वां प्रश्न है आपका, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। देखिए सेना जो है देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह लोगों के द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए ये एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन ये बिल्कुल नहीं कर सकती है। ये हम जरूर मानते हैं कि सेना एक अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है। मान लीजिए इसके ऊपर कोई तानाशाह व्यक्ति अगर आके बैठ जाए, जैसे पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में सेना ने तख्ता पलट कर दिया, तो ये कोई गारंटी भी नहीं है कि सेना जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो सेना का विकल्प यहाँ पर सही बिल्कुल नहीं है। अगली बात है, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। देखिए सभी लोगों की एक समझदारी की सीमा हमने तय कर रखी है, यानी हमने ये माना है 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना डिसीजन लेने में सक्षम है, यानी कि वो अच्छे बुरे में फर्क करने में सक्षम है। तो हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत यहाँ पर अपनाया है और इसके अनुसार हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का मतदान का अधिकार है। तो यहाँ पर हम समाज के कुछ वर्गों की अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं, यानी हम ये केवल सोच लें कि पढ़े लिखे लोग ही यहाँ पर अच्छी सरकार चुन सकते हैं, ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा जब लोग पढ़े लिखे थे तब पढ़े लिखे होने पर भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहे थे, वो अपने देश के लिए काम नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं तर्क ये गलत निकल जाएगा। सी वाला कथन है, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाना चाहिए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें राजनीति में अगर धर्म को हम शामिल कर देते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गंभीर विवाद पैदा हो जाएगा, और खास करके भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत सारे धर्मों को मानने वाले अनुयायी रहते हैं। क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर मान लीजिए किसी एक धर्म विशेष के धर्मगुरु को लाके बैठा दिया जाएगा तो यकीन मानिए बाद बाकी धर्मों के अन्य धर्मों के जो लोग हैं उनके साथ हमारा टकराव होगा, और ऐसे करके आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये लोकतांत्रिक सिद्ध बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये आपके तीनों कथनों के जवाब थे जो मैंने दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां है, यहाँ पर आपको बताया गया इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं। पहला है बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं यानी एक लड़की के अधिकारों का हनन है और ये कहीं ना कहीं एक अलोकतांत्रिक है, यानी ये लोकतांत्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी हमें लोकतंत्र में क्या है, सभी की बात को सुनना चाहिए कि भाई कौन क्या कह रहा है, उसके अपने भी अधिकार हैं, यानी हम किसी के अधिकारों को छीन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ बेटी से जो बाप कह रहा है ये कथन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है हमारे संविधान ने अभी 18 साल से ऊपर की एज की लड़कियां हैं उनको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया हुआ है। तो यहाँ पहला वाला कथन अलोकतांत्रिक हो जाएगा। बी है छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। देखिए यहाँ पर कक्षा हो या फिर लोकतंत्र हो, हमें सवाल पूछने का अधिकार है। हम ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में हमें सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, हमें सवाल पूछने का अधिकार है। अगर छात्र से शिक्षक इस तरह का बर्ताव करता है, इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो कक्षा का माहौल है, यानी क्लास का जो माहौल है वो लोकतांत्रिक नहीं बल्कि एक अलोकतांत्रिक माहौल क्रिएट कर रहा है। तो ये भी लोकतांत्रिक नहीं है। अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। यहाँ पर ये अगला कथन ये कह रहा है क्योंकि एक नियम या कानून कोई लाया गया है और नियम कानून के अकॉर्डिंग उन नियमों कानूनों को फॉलो करना ये गलत नहीं है।
यानी नियमों और कानूनों की मांग करना कर्मचारियों के लिए लाभप्रद ही होगा, गलत नहीं है। और कर्मचारी सदैव कानूनी मानकों के अनुसार अपने अधिकारियों से या किसी चीज का अनुरोध कर सकते हैं। तो ये कोई लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों के सापेक्ष है। तो यहां पर ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये लोकतंत्र के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 17 है आज आपका। यहां पर एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। यानी यहां पर एक देश के बारे में बताया गया है कि इसे लोकतांत्रिक कहेंगे या नहीं। देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। यकीन मानिए उसे हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं, उसे हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं। जहां पर सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और जहां पर चुनाव नियमित रूप से कराए जाते हैं, ऐसा देश लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। बी है यहां पर कि देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया है और ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। देखिए, यकीन मानिए लोकतंत्र जो है नागरिकों की गरिमा में बढ़ोतरी करता है और सरकार जो है लोकतांत्रिक सरकार वो अपने नागरिकों के लिए लगातार उनके कल्याण के लिए कार्य करती है। शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करना नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने में आता है, यानी बेसिक फैसिलिटी में आता है। और यकीन मानिए सरकार अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए अगर इस तरह का कृत्य कर रही है तो कहीं ना कहीं ये कल्याणकारी योजनाओं में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये जो इस तरह का जो काम होगा ये अलोकतांत्रिक काम होगा, ना कि लोकतांत्रिक। ये अलोकतांत्रिक काम होगा, ठीक है। तो ये लोकतांत्रिक बिल्कुल भी नहीं है। सी वाला कथन है यहां पर कि लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। देखिए, यहां पर यह भी हो सकता है कि राष्ट्रभाषा एक भाषा हो सकती है, यानी ये भी हो सकता है कि जो हमने शिक्षा के माध्यम के रूप में एक राष्ट्रभाषा रखी हो, ठीक है। तो यहां पर ये लोकतांत्रिक हो है कथन, यानी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक है। यहां पर ये हो सकता है कि हमने जैसे हमारे भारत में हमने एक राष्ट्रभाषा मान ली है और इसके अलावा स्थानीय भाषाओं में भी हमने पढ़ने का अधिकार दिया है। तो यहां पर ये हो सकता है कि ज्यादा लोग मान रहे हैं तो हमने यहाँ शिक्षा में से लोकतांत्रिक जो हमारी राजभाषा है इसे शामिल कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर यह देश अलोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा, लोकतांत्रिक ही माना जाएगा। डी वाला है सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया। सरकार ने उन अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, यहां पर सरकारी नीतियों का विरोध करने पर अगर नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है या लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है तो ये सरकार अलोकतांत्रिक मानी जाएगी, लोकतांत्रिक नहीं मानी जाएगी। लोकतंत्र में हमें जो हमारे संवैधानिक तरीके से प्रोवाइड किए हुए उपबंध हैं उनके अकॉर्डिंग हमें विरोध करने का अधिकार दिया गया है। देश के रेडियो और चैनल, टीवी चैनल सरकारी हैं। सरकारी होने की वजह से क्या होगा, ये सरकार के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते, तो ये भी अलोकतांत्रिक माने जाएंगे। एफ, सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। ये भी अलोकतांत्रिक है, यानी कि ये स्वतंत्र है ही नहीं, स्वतंत्र नहीं है तो सरकार के फेवर में बोलेंगे ही बोलेंगे, मजबूरी है इनकी। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के बारे में, लोगों की परेशानी के बारे में, समस्याओं के बारे में खबर नहीं दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश अलोकतांत्रिक है। तो मैंने यहाँ बता दिया है लोकतांत्रिक कौन कौन से हैं, अलोकतांत्रिक कौन कौन से हैं। तो इसी के साथ अब आपका चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर संविधान निर्माण वाले आपके जो हैं MCQ हैं। नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक वाक्य में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। पहला है स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। देखिए, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित होगा, इस बारे में सबने अपना दिमाग एक ओपन माइंड रखा था। इसमें नहीं का तो सवाल ही नहीं था, पहले ही सहमति बन चुकी थी। और पहले सहमति कैसे बन चुकी थी वो भी आपने देख लिया, यानी कि जो 1928 का मोतीलाल नेहरू का संविधान हो या फिर 1931 में कराची अधिवेशन में जो लाया हुआ संविधान हो, वहां पर बुनियादी बातों में लोकतांत्रिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, और लोकतांत्रिक देश बनाने की बात कही गई थी। तो यहां पर ये वाला कथन मैंने सही कर दिया है। बी वाला है भारतीय संविधान सभा ने सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। देखिए, ये कहना गलत होगा कि सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। यहां पर संविधान सभा के जो अलग अलग सदस्यों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर मतभेद थे, लेकिन उन्होंने मतभेद जो थे सुलझा लिए थे और संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को लेकर अपने आप को एक मत कर लिया था। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, यानी कि उन्होंने संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर अपनी एक समान राय रखी थी, ये जान लीजिए। अगला है जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिन देशों में लोकतंत्र है उसमें संविधान ही है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जहां पर लोकतंत्र है वहां संविधान अवश्य होना चाहिए। डी है संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने पहले बताया था,
देश परिस्थितियां, क्योंकि संविधान भी तो देश के नागरिकों के लिए बना है। अब देश के नागरिकों की जो परिस्थितियां हैं, देश के नागरिकों की जो समस्याएं हैं, उनका अगर समाधान संविधान में नहीं है तो संविधान की प्रासंगिकता पर सवाल उठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संविधान को इस हिसाब से बनाना चाहिए कि समय की मांग के अकॉर्डिंग इसमें हम परिवर्तन कर सकें, क्योंकि संविधान भी तो देश के नागरिकों के लिए ही है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे चारों कथनों को आप। क्वेश्चन नंबर 2 है आज आपका, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इसमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। देखिए यहाँ पर गोरे अल्पसंख्यक थे जो कि शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाले हुए थे, और बड़ी संख्या में बहुसंख्यक थे। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे लिखा है रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यक, ये वाला ऑप्शन गलत है, सी वाला ऑप्शन केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? यहाँ पे बताया गया लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान यहाँ पर नहीं रहता है। शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार और देश का नाम। देखिए लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख के अधिकारों के बारे में लिखा होता है, विधायिका के अधिकारों के बारे में लिखा होता है, देश का नाम भी लिखा होता है। यानी आपके अनुच्छेद 1 में देश का नाम पूरा विस्तृत रूप से दिया गया है, लेकिन शासन प्रमुख का नाम नहीं होता है, क्योंकि शासन प्रमुख जो होता है वो शासन प्रमुख का चुनाव जो लगातार होता है, चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसके अकॉर्डिंग ये बदलते रहते हैं। तो हम किसी एक शासन प्रमुख का नाम यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं लिख सकते हैं, ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पे बी वाला कथन जो है वो ये प्रावधान नहीं है, तो बी वाला कथन यहाँ असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिकाओं में मेल बैठाएं। यानी कि संविधान निर्माण में जो नेता हैं इनकी भूमिका में यहाँ पर मेल बिठाना है। मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर 1928 में भारत का संविधान बनाया था, आपको पहली पढ़ चुके हैं। बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के प्रमुख थे। राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी कि स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे ये। सरोजनी नायडू जो थी संविधान सभा की सदस्य थी। तो ये इनके बारे में आपने अपनी राय क्लियर कर ली है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जो है चौथा ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर के बारे में तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पहला, और सरोजिनी नायडू जो है सेकंड। तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारूप कमेटी के प्रमुख थे, सामाजिक क्रांतिकारी, चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी रहे हैं। भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे हैं। सरोजनी नायडू का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये कवयित्री हैं, लेखिका हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की महिला नेता भी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी थी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म बिहार में हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, वकील, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख हैं। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे ये। तो ये उनका जीवन परिचय है। 5वां प्रश्न है आपका, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों पर जवाब दें। देखिए आप सभी को पता होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था, यानी 14 अगस्त की रात्रि का सीन है ये, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि का सीन है। और तब इन्होंने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी के नाम से एक अपना भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो उस भाषण का यहाँ पर अंश दिया गया है। यानी इन्होंने लिखा है, यहाँ पर कहा है अपने भाषण में, घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। और इतिहास में ऐसे कभी कभार ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज पाती है। तो इन्होंने बड़ा मार्मिक भाषण अपना दिया था। उसी भाषण में से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। इसका रीजन ये था कि हमारा जो कह सकते हैं हमारा संघर्ष लगातार रहा था, हमारा संघर्ष काफ़ी ज़्यादा हमने परेशानियां झेली थी। तो भारत की सेवा का करने का अर्थ क्या था? दुखों और परेशानियों में पड़े लाखों लोगों को हमें सेवा करना है। यानी हमें दरिद्रता, अज्ञान, बीमारी, अवसर की असमानता का अंत करना है। ठीक है, तो इनका ये मानना यहाँ पर था, इसलिए हमें लगातार यहाँ पे प्रयास करना है हमें। तो इन्होंने ये अपना यहाँ पर टारगेट रखा था। नए भारत के सपने किस तरह के विश्व से जुड़े हुए हैं? यानी इनका मानना ये था कि हमें अपने जो हमारे यहाँ मौजूद दरिद्रता है, परेशानियां, इनको खत्म करके हम अपने आप को जो है संसार के साथ जोड़ पाएं, संसार में जो तरक्की हो रही है उसके साथ हम अपने आप को खड़ा कर पाएं। तो ऐसे इनके सपने जुड़े हुए थे। वह संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? संविधान निर्माताओं से शपथ ये यही चाहते थे कि हमारे देश में यानी भारत
भारतीय लोगों, यानी यहाँ पर इनका मानना यही था संविधान निर्माताओं के लिए कि वे अपना जीवन भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए और व्यापक स्तर पर मानवता की सेवा के लिए अर्पित कर दें। ये इनका मानना था। यानी ये इन्होंने संविधान जो संविधान के निर्माता थे, ये इनसे ये इस प्रकार की शपथ ये चाहते थे। डी वाला है, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पहुंचने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे हैं? ये महात्मा गांधी के लिए कथन इन्होंने कहा था। महात्मा गांधी का ये मानना था कि हमारे, यानी कि इन्होंने यही कथन महात्मा गांधी के लिए यूज किया था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना क्या है? हर आंख से आंसू पहुंचे, क्योंकि हमने आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष किया था और हम सभी ने कहीं ना कहीं, हमारे अनुभव कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े दुखद रहे हैं, तो हम लोगों की आंखों में आंसू भी थे। तो इन्होंने वही बात यहाँ पर कही है, ये महात्मा गांधी के लिए कही है। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, हमारे संविधान में को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। यहाँ पर आपके कुछ मूल्य दिए हैं, इनको आपको मिलाकर लिखना है। यहाँ पर आपका संप्रभु का मतलब है, संप्रभु के बारे में पूछा गया। संप्रभु का मतलब क्या है कि हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है, हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का दबाव नहीं है, हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है, संप्रभु है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब क्या है कि शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है, यहाँ पर उसका चुनाव हुआ है, लोगों ने प्रॉपर तरीके से उसे चुना है, किसी ने यहाँ पर उसे, यहाँ पर कह सकते हैं किसी ने उसे लाकर नहीं बिठा दिया है, राजशाही के तहत उत्तराधिकारी के रूप में नहीं आया है, बल्कि लोगों के द्वारा चुना गया है। गणतंत्र का मतलब ये है। बंधुत्व का मतलब क्या है? बंधुत्व का मतलब भाईचारे को बढ़ावा देना, यानी लोकतंत्र में लोगों को आपस में परिवार की तरह यहाँ पर रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप जानते होंगे, यानी कि सरकार किसी भी धर्म को ऑफिशियली मान्यता नहीं देगी, बल्कि सभी धर्मों का आदर करेगी। ठीक है, तो ये आपका धर्मनिरपेक्ष का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर एक कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। पहला है, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये वाला कथन जो कहा गया है, दूसरा कथन भी पढ़ लेते हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया, ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। सी है, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। देखिए, ये कथन बिल्कुल सहमत नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी अन्य देश में लोकतंत्र नहीं आ रहा है, उसका भारत से संबंध क्या है? यानी कि ये तो उनके देश के लोगों की कमी है, वहाँ के नेताओं की कमी है, जो लोकतंत्र लाने के लिए प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमारे देश के नेताओं का कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं इस कथन से। बात करते हैं दोनों कथनों की। देखिए, ये सभी बात आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो आज़ादी का विचार था, लोकतंत्र का विचार था, वो एकदम नहीं उपजा था। हमने जो दुनिया भर में जो लोकतंत्र की क्रांतियाँ हुई थी, उनसे प्रेरणा ली थी, हमारे राजनीतिक आदर्शों ने उनसे प्रेरणा ली थी, और उनसे प्रेरणा लेने के उपरांत हमने जो है सरकार से लोकतंत्र की मांग की थी। हाँ, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने, यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं दिया था। हाँ, हल्का सा लोकतंत्र हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाया था, और उसका हमने अनुभव भी लिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर यह कहना गलत हो जाएगा कि हमें यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने ही पूरी तरह से उपहार में लोकतंत्र दिया है, ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर हमने उपहार में ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिया है, यहाँ पर हमने उनसे डिमांड की थी, उसके बाद उन्होंने रखा है, और इसके जरिए हमने कहीं ना कहीं प्रशिक्षण भी पाया है। दूसरा कारण है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमने जो शोषण हुआ है, तो उस शोषण के आधार पर हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने अपना माइंड एकमत कर लिया था। सभी लोग एकमत हो गए थे कि हमें अपने देश को लोकतांत्रिक बनाना है, जहाँ पर सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिले। तो आप ये समझ गए होंगे तीनों पॉइंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर एक कथन है, 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक है, इसका एक अंश दिया गया है। ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है, उन्हें आत्मरक्षा के योग्य भी नहीं बनाया है। इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की बजाय इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? देखिए, यहाँ पर इस लेख में पूरी तरह से महिलाओं को कमजोर बताया गया है, और कहीं ना कहीं महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना गया है। और यहाँ पर ये लेख जो है वो पितृसत्तात्मक जो पक्ष है, ये उससे प्रेरित है।
आप सभी जानते होंगे हमारे संविधान में, हमारे मौलिक अधिकारों में हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक, यानी चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म, जाति, लिंग, किसी से भी बिलोंग करता हो, उसको समान अधिकार दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये आपके संवैधानिक नियमों के या संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल उलट है, खराब है। इस संविधान में हमारे यहाँ राइट दिए गए हैं कि स्त्रियां जो करना चाहें, जहां जैसा करना चाहें, उन्हें वो अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो किसी के अधीन है, ये बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो मूल्य है ये कहीं ना कहीं गलत है ये, ठीक है। यानी दिया गया जो आंशिक जो है ये लिंग भेद के विचार को बढ़ावा दे रहा है और ये हमारे संविधान में समानता का जो भावना है, समानता की जो भावना है, इसके बिल्कुल उलट है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं और अपने कारण भी बताइए। संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के समान है। देखिए, संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है और ये एक देश की, लोकतांत्रिक देश की एक नींव होता है। संविधान में जो वर्णित किए गए कानून हैं अन्य सभी कानूनों का निर्माण करते हैं। यानी इसका अर्थ यह है कि संवैधानिक कानूनों की वही या उससे अधिक हैसियत है जो देश में अन्य कानूनों की है। सेकंड है, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का गठन किस तरह होगा। ये बिल्कुल सही है कि संविधान सरकार के निर्माण का ढांचा तय करता है, निर्धारित करता है कौन कौन से इसके अंग होंगे और उन अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, ये संविधान ही तय करता है। इस संविधान ने हमारे यहाँ सरकार के जो अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के गठन, इनके कार्य, इनको विस्तारित रूप से परिभाषित किया है। थर्ड है, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। हमारे संविधान ने सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए यहाँ पर नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिनके जरिए नागरिक जो है अपने अधिकारों की बात कर पाएं और सरकार जो है कहीं ना कहीं नियंत्रण में रहे। और सरकार के विभिन्न ढांचों के मध्य उनके कार्यक्षेत्र को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, यानी कोई किसी के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगा। ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियां पूरी तरह से सीमाओं में हैं। संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, ये तीनों कथन, ये वाला कथन भी सत्य है, ये सत्य है, ये भी सत्य है। यहां पर ये वाला कथन असत्य है, यानी संविधान का मूल्यों से भी है। संविधान सरकार की विभिन्न संस्थाओं के गठन कार्यों को निर्धारित करता है ताकि संस्थाओं को चलाने के लिए ढांचा और नियम उपलब्ध हो सकें। यानी कि अगर ऐसे कानून और ढांचे को उपलब्ध कराते समय लोकतांत्रिक सिद्धांत, इसके मूल्य या मार्गदर्शन ये अगर नहीं रहते हैं तो यकीन मानिए ये जो संविधान के मूल्यों के बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया इसके मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर मूल्यों पर भी चर्चा की गई है, यानी मूल्य हमारे क्या है, यानी संवैधानिक संस्थाएं जो भी चलाई जाती हैं वो हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों पर ही चलाई जाती हैं। तो हमेशा यहाँ पर हम मूल्यों को भी देखते हैं। तो ये वाला कथन जो है कहीं ना कहीं, ये वाला विचार, इससे हम सहमत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बाद बाकी तीनों विचार आपके सही हैं। इसी के साथ आपका वीडियो यहाँ पर एंड हो जाता है। वीडियो काफ़ी लेंदी था, आई होप अब इतने लेंदी वीडियो नहीं होंगे। यानी यहाँ पर हमने 3 चैप्टर जो थे वो भी यहाँ पर ऐड किए हैं, इस वजह से वीडियो लेंदी बना है। लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए जरूर, क्योंकि देखने से क्या होगा, आपके मन में जो भी डाउट थे, आपके मन में जो भी शंकाएं थी चैप्टर को लेकर, वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।